जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के डिवाइन दरबार में गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। और सारी संगत जी को नमस्कार, प्रणाम। जय गुरु जी। बहुत ही खुशी की बात होती है सत्संग सुनना, सुनाना, दरबार में आना, हाजिरी लगाना, गुरु जी के बारे में कुछ बोलना, ये इतनी बड़ी बात होती है। आई एम सो थ्रिल्ड। मैं आज तक आई एम सो थ्रिल्ड टू इवन शेयर एनीथिंग अबाउट गुरु जी। गुरु जी के बारे में कुछ भी बोलना अपने आप में इतनी बड़ी ब्लेसिंग होती है कि वो सिर्फ गुरु जी ही कराते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंड डजंट मैटर कि हम में से कौन कितना क्या बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम में से कोई भी कभी भी इस काबिल नहीं है कि गुरु जी के लिए कुछ बोल सके। ये गुरु जी ऐसा बख्शीश देते हैं, तभी हम कुछ बोल पाते हैं। और नहीं भी बोल पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, भाव तो है ना। गुरुजी तो सिर्फ भाव को ब्लेस करते हैं। सो कभी भी ये नहीं समझिए, अंदर से हमें किसी को नहीं समझना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो हम अपने मन से बोल रहे हैं या अपनी बुद्धि, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके बोल रहे हैं। नेवर एवर। ये गुरुजी बुलवा रहे होते हैं, और गुरुजी कब किससे क्या बुलवाते हैं ये भी गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। तो शुरुआती दौर में यही होता था कि गुरुजी सत्संग सुनवाते थे, क्योंकि गुरुजी खुद तो कभी कुछ नहीं बोलते थे। ये बड़ी मिस्ट्री थी गुरुजी के साथ। मतलब इनिशियली मेरे लिए तो गुरुजी बिल्कुल पहेली थे। इतनी मिस्ट्री गुरुजी के आसपास कि ये एक ऐसा स्थान है जहां सब कुछ है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। नोबडी लाइक गुरुजी जिस स्थान पे हैं, वो मालिक जिस स्थान पे हैं, उसका तो अगर कोई कण भर भी हो तो वो कितना अपने को दुनिया के सामने दिखाए, प्रदर्शन करे अपनी शक्तियों का। और गुरुजी सब छुपा के रखते थे। गुरुजी नेवर यूज्ड टू रिवील हिज डिविनिटी। वो अपनी डिविनिटी को ऐसे नहीं सिर्फ दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या हम में से किसी को प्रूफ देने के लिए। ही डजंट नीड टू, ही नेवर डिड दैट। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये गुरुजी हैं। जब सामने प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं तो थेरीज की क्या जरूरत है। थेरीज, बुकिश नॉलेज, ये तो बहुत बहुत थी, सबके पास थी। एंड गुरुजी का दरबार जो इतना डाइवर्स था, सारे बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग आते थे, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास। सबने बहुत पढ़ाई की होती थी, लेकिन वो सिर्फ बुकिश नॉलेज, और जो प्रैक्टिकल है वो सिर्फ गुरुजी के यहाँ आके समझ में आता था। सेम विद मी। मैंने इतना, मेरा जो एक अंदर से इंटरेस्ट था, प्रोफेशन भी ऐसा था, मैंने क्या नहीं पढ़ा होगा, पुराण से लेकर वेदांत तक और सब कुछ, लेकिन वो सिर्फ एक शुष्क नीरस ज्ञान था मेरे लिए, और कुछ नहीं, टू बी ऑनेस्ट। गुरुजी के दरबार में जब गुरुजी कुछ बुलवाते हैं वो पूरी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ होता है। तो आई एम बीइंग ऑनेस्ट, वो मैंने पढ़ा सब कुछ, लेकिन जो एक अंदर से उसका सच में अनुभूति होती है वो सिर्फ गुरुजी के यहाँ जाके हुई। क्योंकि जो भी पढ़ा था वो सिर्फ थ्योरीज थी, डिफरेंट थ्योरीज, इंडियन फिलोसफीज एंड सो मेनी स्पिरिचुअल मास्टर्स एंड एवरीथिंग, बट वो सारी थ्योरीज थी खाली। प्रैक्टिकल गुरुजी हैं, और प्रैक्टिकल गुरुजी के यहाँ जाके समझ में आया कि इन सारी बातों का मतलब क्या है। ये जितना भी ज्ञान है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, स्क्रिप्चर्स में, ये सब किस ओर इशारा करते हैं, ये किसके लिए बोल रहे हैं, कौन है वो परम ब्रह्म, ये है। ये अनुभूति गुरुजी ने ब्लेस की, इसके लिए बहुत बहुत आभार गुरुजी का। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि मैं स्पिरिचुअली बहुत एलिवेट हो गई या मैंने गुरुजी को जान लिया। ओह माय गॉड, ये तो कहना क्या, सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनको अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, लेकिन गुरुजी इतने काइंड है, इतने दयालु हैं कि वो फिर भी जानते हैं कि आपको किस चीज की तलाश है और आपको वही देते हैं। उस समय जब गुरुजी सत्संग सुनवाते थे किसी से खड़ा करके दरबार में, किसी को नहीं पता होता था,
कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं होता था। अचानक से शब्द बंद होते थे और शांति छा जाती थी बिल्कुल, तो लगता था अरे अब सत्संग होने वाला है। तो सबका ध्यान उधर चला जाता था कि सत्संग गुरुजी किसी को बोलेंगे करने को। किसी को नहीं पता होता था किसको खड़ा करेंगे। तो इट वॉज नेवर स्क्रिप्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई तैयार करके थोड़ी आया होता था, लेकिन गुरुजी रैंडमली यूज्ड टू पिक एनीवन फ्रॉम संगत और खड़ा कर देते थे। 10 सारियानु मैं की कितना तेरे वास्ते। और जब वो बोलती थी संगत, वो संगत जो भी आंटी अंकल बोलते थे, वो सत्संग गुरुजी बुलवा रहे होते थे। और उस सत्संग के माध्यम से जितनी उस दिन वहां संगत बैठी होती थी, उसके सारे सवालों को जवाब दे रहे होते थे। सारे क्वेरीज, डाउट्स, जितने भी अंदर से कोई भी सवाल है, कोई थॉट है, उस सत्संग में उन सब का एग्जैक्ट जवाब मिल रहा होता था। जैसे ये सत्संग आपके लिए ही गुरुजी सुनवा रहे हो, मेरे साथ हुआ ऐसा। तो मुझे ये सब चीजें बहुत ही आश्चर्यजनक लगती थी। गुरुजी मिल गए थे, लेकिन गुरुजी को और जानने की इच्छा होती थी हमेशा। जैसे आप किसी को प्यार करते हो तो आपको लगता है उसके बारे में और जानो, राइट? यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट पर्सन। सेम हैपेंड। मुझे लगता था मैं गुरुजी के बारे में और जानूं, लेकिन कैसे जानूं? गुरुजी बोलते ही नहीं है, गुरुजी तो प्रवचन नहीं देते, गुरुजी अपने बारे में कोई पब्लिसिटी नहीं करते, तो कैसे जाने? सत्संग से। सत्संग एक जरिया बना गुरुजी के लिए थोड़ा बहुत भी जो हम और जान सकते हैं, और जो आज तक हो रहा है। सत्संग, सेवा, सिमरन, ये है दरबार के मूल मंत्र। सत्संग, सेवा, सिमरन। और गुरुजी की ऐसी मेहर और बख्शीश देखिए, इस टाइम में, ऐसे टाइम में, इस माड़े टाइम में भी गुरुजी ने सत्संग, सेवा, सिमरन से संगत को नवाजा हुआ है, ब्लेस किया हुआ है। और हम सब बैठ के उनसे इस तरह से कनेक्ट गुरुजी हमको कर रहे हैं, हम नहीं करते हैं, गुरुजी करते हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग के लिए कितना शुक्राना गुरुजी का। तो उस दौरान भी मुझे हमेशा लगता था कि कोई और मिले जिससे गुरुजी के बारे में और पता चले, कोई तो बताए। तो ये गुरुजी देखिए, आपके मन में जो इनर मोस्ट डिजायर्स हैं, वो भी गुरुजी जानते हैं और सुन रहे होते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। तो जो मेरे इनर मोस्ट इस तरह की डिजायर्स थे कि गुरुजी के बारे में और पता चले, गुरुजी के बारे में और जाने, उसको भी उन्होंने बहुत पूरा किया। वो इस तरह से कि गुड़गांव में हम थे, 2003 गुड़गांव में थे हम, और गुड़गांव उन दिनों बन ही रहा था बिल्कुल, सारे बिल्कुल ही नया नया था। सब नए नए लोग आ रहे थे। और हमारी जो नेबर भी थी आंटी, भाटिया आंटी, तो उनके यहाँ पे भी मैं जाती थी। और जब मैं उनके यहाँ जाती थी फॉर सम अदर रीजंस एंड ऐसे मिलने के लिए, तो गुरुजी किसी ना किसी संगत को वहां भेज देते थे। अब वो संगत ऐसी होती थी, पुरानी संगत, इतनी पुरानी संगत, मुझे जो गुरुजी से जलंधर डेज में गुरुजी के साथ रहे हुए हैं, या बहुत पुरानी संगत, तो जैसे वो ऐसा कोइंसिडेंस, नो कोइंसिडेंस तो है ही नहीं गुरुजी के दरबार में। कुछ सारा कुछ गुरुजी की प्लानिंग होती है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं था कि जब भी मैं उनके यहाँ, उस समय तो फोन भी नहीं करते थे, ऐसे ही चले जाते थे, आई यूज्ड टू जस्ट लैंड अप लाइक दैट। और वो ऐसा कर देते थे गुरुजी कि उसी समय कोई एक बड़ी पुरानी संगत या एक पर्टिकुलर संगत वहां पे आ जाए और सत्संग, इनप्रॉम्प्टू, इनफॉर्मल सत्संग शुरू हो जाए। जहां गुरुजी का जिक्र, वही सत्संग, चाय प्रसाद भी आ जाता था। और उसी दौरान कितना कितना गुरुजी के बारे में और सुनने को और जानने को मिल जाता था। तो ऐसे गुरुजी प्लान करते हैं, कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं होता है। सेकंड थिंग, गुरुजी हर किसी से उसके लेवल पे कनेक्ट करते हैं। छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, डाइवर्सिटी बहुत है दरबार में, बट डजंट मैटर कि सब एक तरह से सोचें और एक तरह से ही गुरुजी उनसे कनेक्ट करें। मैंने बताया है क्रिया योग में, मैं हाई स्कूल से आई वाज इनिशिएटेड इन क्रिया योग बिकॉज माय डैड वाज अ क्रिया योगी। तो मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मेरे लिए बाइबल थी। मतलब उसको मैंने इतनी बार पढ़ा था कि इंटरनलाइज कर लिया था बिल्कुल अंदर तक, एक एक लाइन, एक एक चैप्टर। और मुझे उससे बहुत कनेक्शन था, क्योंकि महावतार बाबा जी मेरे लिए मतलब परम गुरु। और वही हुआ द वेरी फर्स्ट डे
गुरु जी के दरबार में बैठ के टेलीपैथिकली मैंने गुरु जी से यही पूछा, हु आर यू गुरु जी, हु आर यू महावतार बाबा जी? और गुरु जी ने ऐसे नजरें उठा के मुझे देखा था। वो नजरें, हजारों हीरों की चमक उन नजरों के आगे फीकी हैं। इतनी इंटेंस उनकी नजरें होती थी। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी आपको अगर वो नजर उठा के देख लें तो आपके अंदर अंदर न जाने कितना कुछ बदल जाता था। ये पहली उनकी नजर भी जब पड़ी थी मेरे ऊपर, वो क्षण, वो अविस्मरणीय क्षण, क्योंकि जब उन्होंने ऐसे नजरें उठा के देखा था, वो अपने किचन के सामने वाली कैबिनेट में बैठे हुए थे अपने उस बड़े प्यारे वाले अवतार में, ब्लैक ट्राउजर्स एंड बुशर्ट एंड स्पोर्ट शूज वाले में, और जब उन्होंने नजरें ऐसे उठा के देखा था एक बार, उन नजरों ने सब कुछ बदल दिया था। मैंने पढ़ा था बहुत कि एक शक्तिपात करके क्रिया होती है, स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जिसमें कि गुरु अपने शिष्य को सिर्फ अपनी नजरों से दीक्षा देते हैं, ब्लेस करते हैं, दीक्षा देते हैं बेसिकली। मुझे बहुत देर तक यही लगता रहा कि ये शायद वही था, क्योंकि गुरुजी सिर्फ नजरों से ही सब कुछ कर देते थे। कभी उन्होंने कोई फॉर्मल दीक्षा नहीं दी, कोई क्रिया नहीं बताई, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं बताए, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जो आपके लिए जरूरी है वो आपको कहीं ना कहीं से गुरुजी आपके लिए आपके रास्ते में ले आएंगे। सिमिलरली ऑल द स्पिरिचुअल बुक्स, टेक्स्ट एंड एवरीथिंग, वो सब इनिशियल स्टेज के लिए होती हैं, बिकॉज जो आपके अंदर की एक थर्स्ट है, एक क्वेस्ट है, ये सिर्फ उसमें थोड़ा हेल्प करती हैं, जो और स्पिरिचुअल बुक्स है एंड मेडिटेशन एंड दिस एंड दैट। लेकिन इवेंचुअली तो गुरुजी इन सबसे बहुत ऊपर है। जितना आपको जहां जिस चीज की जरूरत है वो गुरुजी आपके रास्ते में ले आएंगे, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे मूवी हो, चाहे कोई सत्संग हो, वो गुरुजी खुद से प्लान करते हैं और आपका मैसेज आपको बिल्कुल राइट टाइम पे, बिल्कुल राइट टाइम, जस्ट इन राइट टाइम मिल जाता है। ऐसे गुरुजी करते हैं। तो उन दिनों में भी यही होता था, जब मुझे जिस चीज की जरूरत, whenever I needed to hear anything or needed to meet someone or needed to just do something, वो गुरुजी उसको करवा देते थे। जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पे भी इसका बहुत एग्जाम्पल है कि महावतार बाबा जी ने भी यही कहा था कि अगर तुम्हारे अंदर बहुत डिजायर है तो उसको क्रिएट कर दिया जाएगा तुम्हारे लिए। यू नो, ये एक बहुत ही उसका मैसेज है मेरे लिए। और मुझे हमेशा से लगता था कि अगर वो अवेलेबल नहीं भी है तो दैट थिंग विल बी क्रिएटेड फॉर यू, मैनिफेस्टेड फॉर यू। और गुरुजी ने कितनी बार ऐसा किया है, कितनी बार गुरुजी ने आउट ऑफ द ब्लू वो चीज क्रिएट कर दी। एक स्कूल जो कभी था ही नहीं, क्रिएट कर दिया रातों रात। एक कॉलेज जहां पे एडमिशन मतलब मिल ही नहीं सकता था, वो क्रिएट कर दिया। मेरा अपना क्लिनिक गुड़गांव में अचानक से सब कुछ कैसे किया और एकदम रातों रात वो जगह मिल गई, वो मिल गया सब कुछ और अपने आप मटेरियलाइज हो गया। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि नेवर एवर हैव एनी डाउट्स इन योर माइंड कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वर्ड गुरुजी की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव सीन इट, आई हैव विटनेस्ड इट, आई एम अ फर्स्ट हैंड विटनेस ऑफ दिस, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो गुरुजी ऐसे करते हैं। गुरुजी के यहाँ जब हम जाते थे शुरू में, तो शुरुआती दौर के मुझे बातें बहुत अच्छी लगती हैं, करना भी, सोचना भी, क्योंकि उनसे मुझे बहुत बहुत गुरुजी से अभी तक लगता है आई एम रीलिविंग दैट फेज ऑफ माय लाइफ एंड रीलिविंग दोज मोमेंट्स। हालांकि गुरुजी तो पहले से भी और ज्यादा अपने को गुरुजी ने मैनिफेस्ट किया, रीअश्योर किया संगत को, बट स्टिल वो बहुत ही प्यारे क्षण है मेरे लिए। तो जब गुरुजी के यहाँ जाते थे तो जैसे मैंने कहा कि मुझे और जानना रहता था, तो हमेशा मेरा अटेंशन रहता था जब एम्पायर स्टेट में संगत बाहर खड़ी होती थी, जो एक थोड़ा सा बीच का टाइम होता था, लंगर
जब ये दो घंटे के शब्द खत्म हो जाते थे चलने, तो एक थोड़ा डिफरेंट सा माहौल बन जाता था। आज सुखी आंटी का जो इतना प्यारा सा चला है भजन, उस तरह के भजन चलते थे। सुखी आंटी का बहुत चलता था, सुखी ब्रार आंटी, उनका लंगर के बाद में बहुत चलता था, जेड़ा गुरु चरणा विच आया एंड मेरे गुरु जरा होर कोई ना, ये सब बहुत चलते थे। और इवन जो उसके पहले चला था सदगुरु मैत्री पतंग, बाबा डोर हाथ तो छड़ दी ना मैं कट्टी जावांगी, ये सब गुरु जी के यहाँ बहुत बहुत चलते थे, बहुत सुने थे। तो शब्द जब खत्म होते थे, लंगर शुरू होने वाला होता था, अंकल वो लंगर की मैट्स ला रहे होते थे और गुरु जी भी जैसे समाधि से जाग जाते थे, क्योंकि उसके पहले एकदम अचल अडिग समाधि में गुरु जी रहते थे पूरे 2 घंटे के दौरान। वो वहां पे एक जैसे ट्रांस वाली स्थिति में बैठते थे, जिसमें वो सिर्फ वहां पे है ऐसा हमें भ्रम होता था। उनका सिर्फ वहां पे वो चोला, वो शरीर, वो फिजिकल फॉर्म, वो सिर्फ वहां पे है, उस दरबार में उस गद्दी पे बैठे हुए हैं, ये सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम था। हकीकत में तो वो उस समय न जाने कहां कहां होते थे, क्या क्या कर रहे होते थे, किस किस को ब्लेस कर रहे होते थे, किस किस के बेड़े को पार लगा रहे होते थे। और अचानक से बीच में गुरुजी नजरें उठा के किसी को देखते, अचानक से अपनी हाथों को, उंगलियों को आपस में ऐसे रगड़ते, कभी गाल पे हाथ रख लेते, कभी अपना थोड़ा सा पहलू बदल लेते और किसी को देख लेते। कोई संगत आए बीच में और उनके चरणों में मथा टेक के बैठ जाए तो कुछ धीरे से उसे बोल देते। ये गुरुजी 2 घंटे तो ये चलता था और ये बहुत ही डिवाइन टाइम होता था, क्योंकि उस समय आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन शब्द पे होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच में। पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब अगर गुरुजी के यहाँ तो एम्पायर स्टेट का दरबार फर्स्ट फ्लोर पे भी संगत बैठती थी, स्टेयर्स पे भी बैठती थी और नीचे भी। तो जब गुरुजी किसी को बोलते थे सत्संग करने के लिए और वो खड़ा होके बोलता था तो माइक की जरूरत नहीं होती थी बिल्कुल भी, और फिर भी एक एक शब्द सारी संगत को सुनाई पड़ता था। क्यों? क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। इतना साइलेंस कि अगर अंकल चाय प्रसाद के कांच के ग्लास भी ला रहे हैं और वो आपस में भी टच हो जाएं तो पीछे तक सुनाई पड़ेगा। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और गुरुजी एक एक शब्द ध्यान से सुन रहे होते थे, ऐसा साइलेंस। तो ये 2 घंटे ये होता था। उसके बाद में एक ऐसा थोड़ा डिफरेंट सा माहौल हो जाता था। गुरुजी भी समाधि से जाग जाते थे और संगत से थोड़ा सा बातचीत करना शुरू हो जाता था। संगत भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती थी और गुरुजी के पास में जाके थोड़ा बैठ जाते थे, थोड़ा इंटरैक्ट करने की कोशिश करने लगते थे। हालांकि ऐसा होता नहीं था कि गुरुजी हर समय इंटरैक्ट करें ही आपसे, ऐसा नहीं होता था। वो सिर्फ गुरुजी की मर्जी से होता था। अगर गुरुजी को आपको कुछ कहना है तो वो हाथ के इशारे से बुला के कह देंगे, या जब आप उनके सामने मत्था टेक रहे हैं तब कह देंगे, लेकिन आप उस प्रोसेस को स्टार्ट और इनिशिएट नहीं कर सकते थे। एक बार कोशिश भी अगर मैंने की तो गुरुजी ने उसको बिल्कुल ही ऐसा गुरुजी ने अपना चेहरा उधर कर लिया कि मुझे समझ में आ गया कि बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये आज तक वैसे ही है। बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें सब पता है, बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। अगर उन्होंने हैंड पिक किया है, उन्होंने चूज किया है, तो उन्हें पता भी है और वो हमेशा हमारा एक एक चीज का ख्याल रखते हैं, बिना हमारे मांगे, बिना मुंह खोले। तो जब बाहर संगत ऐसे चली जाती थी, एक राउंड बैठ जाता था लंगर का, दूसरा राउंड बाहर चला जाता था जो एक्स्ट्रा संगत होती थी। उस दौरान जैसे छोटे छोटे 2-3 लोगों के ग्रुप, 3-4 लोगों के ग्रुप ऐसी, वो जो एक बरांडा सा था उस पे एक छोटा लेज टाइप बना हुआ था, उस पे बैठ के या थोड़ा सा बस गार्डन एरिया में, ज्यादा इधर उधर नहीं जाते थे। नेबर्स थोड़ा उतना उस टाइम पे फ्रेंडली नहीं थे, लेकिन हाँ ये भी मुझे बाद में पता लगा था। इसलिए तो गार्डन एरिया में या फिर गुरुजी के विंडो के पीछे खड़े होना मेरा बहुत फेवरेट स्पॉट था, क्योंकि वहां से गुरुजी के दर्शन होते थे। जो ग्लास विंडो थी उसके सामने एक छोटा सा ग्रीन पैच और रोड, तो उस जगह पे खड़े होने से गुरुजी के विंडो से भी दर्शन होते रहते थे। और गुरुजी का वो परम डिवाइन गुरुजी का हेड बिल्कुल शिवलिंग जैसा दिखता रहता था और गुरुजी अंदर क्या कर रहे हैं वो दिखता रहता था। तो
जब इस जगह पे खड़े होते थे और यहाँ वरांडे में, तो संगत आपस में सत्संग शेयर कर रही होती थी। सत्संग भी उस टाइम पे इतने फॉर्मल उसको सत्संग का नाम नहीं दिया जाता था, बस ये था कि हाँ गुरुजी ने ऐसे किया, या गुरुजी हमारा ये काम था और गुरुजी ने ऐसे करवा दिया। वीजा का काम था, घर का काम था, बच्चे का एडमिशन था, ये आपस में इस तरह की बातें करके दैट यूज्ड टू री-स्ट्रेंथन आवर फेथ, क्योंकि वो भी तो गुरुजी ही करवा रहे होते थे, वो भी तो गुरुजी ही प्लान कर रहे होते थे कि आपके कानों में जो पड़े वो आपके लिए है। जब अगर दो संगत आपस में बात कर रही है, यू आर जस्ट passing by and you hear the exact word you are looking for, तो इसका मतलब गुरुजी ने आपको प्लांट किया उस जगह पे, उस टाइम पे, कोइंसिडेंस नहीं है वो, बिकॉज यू नीडेड टू हियर दैट। ऐसा कितनी बार मेरे साथ हुआ। एक बार समथिंग वॉज गोइंग ऑन एंड एक संगत थे, उन्होंने बाहर आके कहा गुरुजी ने कहा है संगत को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी संगत की रक्षा ऐसे करता हूं जैसे खजाने पे बैठे नाग देवता। अब आज के टाइम में अगर मैं याद करूं, इससे बड़ा अश्योरेंस कुछ हो सकता है? इससे बड़ा अगर कोई बोलते हैं ना प्रोटेक्शन, कुछ हो सकता है कि गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम खजाना है गुरुजी के? इतनी इज्जत, ये गुरुजी हमें इतना रिगार्ड देते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो इसलिए फिर किस बात का डर? किसी बात का कोई डर नहीं। गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं जैसे खजाने पे बैठे नाग देवता। ये गुरुजी के शब्द हैं इन वर्बेटिम। उसी तरह से कितनी बार ऐसा होता था, मैंने बताया था कि हम एक बार लेट पहुंचे थे तो भी किसी ने आके बाहर बोला, उनको तो गुरुजी ने बोला कि ये कोई टाइम है आने का, और हमें कक्कड़ अंकल ने बोला कोई बात नहीं, जब भी आओ गुरुजी की मर्जी से आते हो। ऐसा कितनी बार हुआ, अगर घर से सोच के निकले आज जल्दी पहुंचेंगे, एम्पायर स्टेट का रास्ता ही भूल जाएगा। मतलब आपके सामने एम्पायर स्टेट का गेट होगा तो भी आप इधर से उधर गाड़ी घुमाते रहोगे, दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा गुरुजी माया क्रिएट कर देते हैं, इल्यूजन। तो ये सारे गुरुजी के बहुत बहुत निराले तरीके होते हैं हम सब के लिए, सारी संगत के लिए। किसी एक पर्टिकुलर, कभी भी गुरुजी संगत में भेदभाव नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम में से कोई कभी ये क्लेम कर ही नहीं सकता कि हमें ज्यादा ब्लेस किया, किसी को कम किया, या हम ज्यादा लायक थे। कोई हम में से कोई किसी लायक नहीं है। गुरुजी इज गॉड एंड गॉड डजंट कॉल द वर्दी वंस, ही कॉल्स यू एंड मेक्स यू वर्दी। तो हम गुरुजी के यहाँ हैं इसलिए हमारी वर्थ है, इसलिए नहीं कि हम बहुत योग्य हैं, वर्दी हैं इसलिए गुरुजी ने हमें बुलाया। ऐसा कभी नहीं है। और गुरुजी कभी कोई भेदभाव नहीं करते थे, जज नहीं करते थे। जज करना किसी को भी ऑन बेसिस ऑफ एनीथिंग, एनी बैकग्राउंड, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एनीथिंग, गुरुजी के यहाँ तो सारे आते थे। खुला दरबार था, धर्म, सारे धर्म, सूफी संगीत चलता था इतना, और बुल्ले शाह की कवालियां चलती थी, वारिस शाह की, बुल्ले शाह की। तो गुरुजी ने तो किसी एक धर्म के लिए भी नहीं बोला, सारे धर्मों के लोग आ सकते हैं। और जब भी गुरुजी के यहाँ जाते थे, दूसरा शब्द जो था गुरुजी के यहाँ के कुछ कीवर्ड्स थे, फाइल खोलना। गुरुजी ने कहा था मैं तुम्हारी फाइल खोल देता हूँ। तो फाइल खोलने का मतलब ये था कि एज अ सोल जो हमारी जर्नी है, whatever we have been through, gone through, वो सब गुरुजी के सामने आते ही गुरुजी स्कैन कर लेते हैं और फाइल खोल देते हैं। तो गुरुजी हम सब की फाइलें खोल के पढ़ चुके हैं, काम भी कर रहे हैं, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। गुरुजी ने एक बार कहा था, गुरुजी कभी भी सीधा किसी ने कोई सवाल किया तो गुरुजी ने कभी उसका कोई आंसर दिया ही नहीं है। अगर किसी ने पूछा भी गुरुजी आप कौन हैं, तो गुरुजी ने कभी खुद को क्लेम नहीं किया, लेकिन हाँ झलक जरूर दिखाई अपने परम शिव होने की। और गुरुजी ने एक बार कहा था मैं लाइट हूं, मैं शिव जी के ऊपर जो लाइट है मैं उससे आया हूं। वो एक कहना अपने आप में सब कुछ बता देता है गुरुजी के लिए कि गुरुजी कौन है। और ये शुरुआत के इतने इतने प्यारे, इतने पवित्र क्षण जो हैं उस पूरी यात्रा के, जो अभी तक गुरुजी की कृपा से ऐसे चल रही है, ऐसे कंटिन्यूड है, जैसे गुरुजी हर क्षण साथ में है।
कभी भी इसमें कोई कभी ऐसा मन में ख्याल नहीं आता कि हाँ ये तो उस टाइम पे था, ये तो गुरुजी अभी राइट हियर राइट नाउ ये गुरुजी करते हैं। जब गुड़गांव में हम रहते थे तो सत्संग भी गुड़गांव में उसी समय शुरू हुए थे। जैसे ही हम गुड़गांव में थे, हमारा गुड़गांव का स्टे और सत्संग गुरुजी के ये बिल्कुल साइमल्टेनियसली चल रहे थे। तो जब बिल्कुल नए नए इम्प्रॉम्प्टू सत्संग शुरू हुए, उस टाइम पे भाटी आंटी के यहाँ ज्यादा होते थे, तो मैं तो ऑब्वियसली जाती थी, हम लोग जाते थे। तो एक बार सत्संग में ही मंत्रा जाप में जो सेकंड लाइन है वो ऐड हुई, एंड उस हिस्टोरिक मोमेंट का मैं भी वहां पे थी, आई एम विटनेस टू दैट। तो एक सिख जेंटलमैन थे, उन्होंने ये सेकंड लाइन हम लोगों ने अपनी श्रद्धा से ऐड की उसमें गुरुजी के लिए। बट अब सोचते हैं तो लगता है कि करवाने वाले भी तो गुरुजी ही हैं, वही तो करवा रहे थे सब कुछ। जब उनकी मर्जी होती है, जब उनकी टाइमिंग होती है। जब सत्संग शुरू हुए थे गुड़गांव में, मुझे याद है जब गुरुजी ने अपने पास जब नहीं बुलाया था, उस टाइम पे भी मैंने एक बार देखा था भाटी आंटी के यहाँ पे, और मैंने उनसे पूछा था, लेकिन उस टाइम पे कॉलिंग नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं पता चला। और जब कॉलिंग राइट टाइम हुआ, टाइमिंग गुरुजी के यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग। जब आपका राइट टाइम आता है, आप किसी भी कोने में हो दुनिया के, whichever corner of the world you are in, wherever you are, गुरुजी हैंड पिक्स यू, आपको उठा लेते हैं कहीं से भी, किसी भी कोने से, और अपने चरणों में जोड़ देते हैं, अपने दरबार पे बिठा लेते हैं। तो इस तरह से ये यात्रा इतनी सुंदर, इतनी इतनी डिवाइन और इतनी वंडरफुल कि हमेशा लगता है कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ हम तो अब सब, हमको बहुत कुछ गुरुजी ने बता दिया है, ऐसा नहीं है। आई एम स्टिल इन ऑ, आई एम स्टिल चार्म्ड। हर दिन नया अनुभव गुरुजी के साथ में। इवन जब मैं बोल रही हूँ, व्हेन आई एम सेइंग कि गुरुजी जब भी आपको कुछ सुनवाना होता था, गुरुजी आपको उस जगह पे ले जाते थे। तो ऐसे ही था जब मैं शुरू में जा रही थी और मेनका गांधी आंटी आती, मैंने बताया था, तो एक तो मैं थोड़ा उनसे प्रभावित भी थी, आई वॉज इंस्पायर्ड बाई हर। एंड दूसरा एक और चीज थी कि मुझे लगता था कि ये जो लंगर मिलता है काफी ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा अगर ले जाएं एक इवन रोटी प्रसाद का टुकड़ा या थोड़ा सा लड्डू, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने ऐसा किया भी था दो तीन बार, कि मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे उस टाइम पे, 3 साल एंड जस्ट 1 ईयर बेबी, एंड वो घर पे रहते थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ले जाते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। एंड गुरुजी नीडेड टू करेक्ट दैट, क्योंकि वहीं पे खाना था और गुरुजी को सब पता रहता है, कुछ उनसे छुपा नहीं रहता है। इसलिए गुरुजी ने उस दिन मुझे हाथ के इशारे से अपने बुलाया, जब मैं बिल्कुल बाहर निकल रही थी, और बिल्कुल अपने चरणों के बगल में बैठ के मेनका आंटी के साथ में लंगर खिलवाया, सो दैट आई कुड हियर व्हाट आई नीडेड टू हियर। और वो मेनका आंटी बोल रही है बिकॉज मैं उनसे इंस्पायर्ड भी हूं, तो मैं उनकी सुनूंगी भी, राइट। तो उन्होंने जब बोला वहां बैठ के गुरुजी के बगल में, तो मुझे बिल्कुल से समझ में आ गया कि हाँ ये 2 चीजें नहीं करनी है। क्या? एक तो यहीं फिनिश करना है, फिनिश योर लड्डू हियर, शी सेड, बिकॉज आई वाज कीपिंग अ लिटिल बिट। और गुरुजी ने भी कहा था, इत्थे खाओ तो दवाई, बाहर खाओ तो मिठाई। दूसरा कि जिसका जो लंगर है उसको खुद से फिनिश करना है। एंड शी सेड लेट देम कम एंड ईट, यू ईट योर लंगर। तो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट मैसेजेस मुझे उस दिन गुरुजी को सुनवाने थे, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया। और तीसरा जो मेरे मन में एक हमेशा रहता था कि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, तो गुरुजी ने उस दिन उनके साथ में लंगर खिलवा के बता दिया कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सारे बराबर हैं यहाँ पे, गुरुजी के दरबार में सब बराबर हैं। इसलिए कभी भी ये मन में ख्याल नहीं लाना चाहिए। गुरुजी की महासमाधि के बाद बड़ा लॉस्ट सा फील कर रहे थे, बहुत कुछ टाइम तो ऐसा था ही। उसके बाद तो गुरुजी ने खैर, एक तो जो गुरुजी ने एक सरप्राइज गिफ्ट दिया ऑफ माय डॉटर, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट था गुरुजी का, उसमें इतना बिजी कर दिया। एंड गुरुजी के यहाँ जाने के जस्ट बाद में भी विद इन फ्यू मंथ्स आई कंसीव्ड विद माय एल्डर डॉटर,
तो वो पूरा प्रेगनेंसी गुरुजी के यहाँ इतने आराम से गुरुजी ने एकदम जैसे लाइक अ पेरेंट ऐसे हाथों हाथ रखा कि कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं। कितना भी मुझे सिकनेस हो, कुछ हो, गुरुजी के यहाँ जाके बैठ के वो लंगर प्रसाद खा के लगता था सब ठीक हो गया है। एंड दीज बेबीज आर नो मेड विद दैट। एंड जब सेकेंड टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग, गुरुजी ने उसमें बिजी कर दिया और गुरुजी महासमाधि ले चुके थे। ये वो दौर था जब मैं गुरुजी को मन से बहुत याद करती थी, क्योंकि गुरुजी अब सामने फिजिकल फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, जिसकी हमें आदत पड़ चुकी थी। हमारी आदत है कि हमारी जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, वो सिर्फ जो परसेप्शन है हमारा, वो फिजिकल परसेप्शन पे डिपेंडेंट रहता है। देख सके, छू सके, सुन सके, इस पे डिपेंडेंट होता है। एंड गुरुजी क्या है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, सिक्स्थ सेंस, जो हमारे इन सेंसेस के बियॉन्ड है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। तो उन्होंने इतने मैसेजेस देने शुरू किए इस तरह से कि ऐसा लगने लगा कि गुरुजी आसपास हैं हमेशा, इंक्लूडिंग द मूवीज एंड सॉन्ग्स, क्योंकि उन सॉन्ग्स में गुरुजी का इतना एहसास होता था। आई रिमेम्बर कि 2009 में एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, तो उसमें एक गाना था, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। वो गाना मेरी गाड़ी में, हमारे पास इनोवा थी, गुरुजी ने पहले एस्टीम की चाबियां ब्लेस की थी, फिर इनोवा लिया, उसमें हमेशा चलता रहता था। और उस गाने के साथ में मेरा गुरुजी से इतना लगाव हो गया था, इतना कनेक्शन हो गया था कि मैं हमेशा उनको महसूस करती थी अपने आसपास। सिमिलरली जो भी शब्द गुरुजी के दरबार में सूफी सॉन्ग्स चलते थे, उनकी सीडीज हमेशा गाड़ी में चलती रहती थी, उनसे बहुत ज्यादा गुरुजी से कनेक्शन फील होता था। तो ये गुरुजी हैं, ये कभी भी आपको महसूस नहीं होने देते कि आप अकेले हैं या गुरुजी आपके साथ नहीं है। गुरुजी 24 घंटे अंग संग सहाय हैं, एंड ही मेक्स श्योर दैट यू फील हिज प्रेजेंस। तो ये सत्संग करना, सुनना भी उसी का एक हिस्सा है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, इतना ज्यादा अपनी सारी संगत को ब्लेस करने के लिए, हम सबको ब्लेस करने के लिए। डजंट मैटर कौन कब आया, कब जुड़ा, गुरुजी तो सबको इक्वली ब्लेस करते हैं। जैसे सूर्य अपनी रोशनी सब पे एक जैसा देता है, एक समान प्रकाश देता है पूरी दुनिया को। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।